हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो के बारे में। अब ये जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है। मतलब आपका सारा का सारा पैसे रिलेटेड सारा काम जो भी होगा वो ये लोग करा के देंगे। बट अच्छा चलो, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनके मार्केट कैप से ही। तो 1400 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, छोटा सा ही कंपनी है। अब आ जाते हैं इनके इनके बिजनेस मॉडल पे ही, किस कौन से कैटेगरी के कस्टमर को ये लोग केटर करते हैं, कहाँ ग्रोथ नंबर्स दिख रहे हैं, आगे का क्या गाइडेंस देके चल रहे हैं, अभी क्वार्टर वन में कैसे नंबर परफॉर्म किए, वो सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। देखो, केटर ये लोग करते हैं सिर्फ एच और अल्ट्रा एच को। तो एच एन आई कैटेगरी के लोग कौन से हो गए, जिनके पास संपत्ति है 8 करोड़ से लेके 42 करोड़ रुपीज तक की। मतलब आपकी नेटवर्थ शुड बी बिटवीन 8 करोड़ एंड 42 करोड़। और अल्ट्रा एच कौन से हो गए, वो 42 करोड़ से ऊपर वाले लोग। तो मतलब एकदम क्रीम पॉपुलेशन, एकदम मतलब एकदम जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसको जाके ये लोग केटर कर रहे हैं। और उसको हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपका सारा का सारा काम करा के देंगे, आपको इन्वेस्टिंग भी करा के देंगे, आपकी कितना फ्लोट रहना चाहिए वो भी करा के देंगे कि भाई आप आप बस 10% अपना डालो इस वाले फंड में, 5% डालो इस वाले फंड में, 2% डालो इस वाले बॉन्ड में, इतना रखो आप अपना लिक्विड मनी, इतना एफडी कराओ, इतने का लाइफ इंश्योरेंस कराओ, इतने का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। उसके बाद आपके सारे के सारे टैक्सेस भी ये लोग देखते हैं। तो मतलब सारी की सारी सर्विसेज देते हैं। मतलब पैसे से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको दी जाएंगी, अगर आप वो एच और अल्ट्रा एच की कैटेगरी के आदमी हो तो, प्रोवाइडेड आप उस ब्रैकेट में बैठे हो तो मतलब हाँ, एकदम एकदम क्रीम लेयर को टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, इनके साथ भी कहानी वही है, बुल मार्केट का स्टॉक है। बुल मार्केट में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत ज्यादा यूफोरिक मोमेंट है कि भाई सबको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है और स्टॉक मार्केट में हमें घुसना चाहिए। बट ठीक है, जब जब बेयर मार्केट आएगा तब इनके पास इतना इनफ्लो ऑफ मनी आएगा नहीं। अब तो इनका हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब देख लेते हैं कि क्वार्टर वन के नंबर्स क्या थे। अब देखो, अगर मैं इनका रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू वाज अप 75% ऑन अ वाई लेवल। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ, वहां पर तो कोई भी हमें दिक्कत वाली बात दिख ही नहीं रही। पैट वाज अप 66% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने रेवेन्यू बताया, ये ट्रेलिंग था। अगर हम ट्रेलिंग हटा दें तो 55% का हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा रेवेन्यू में। और 55% रेवेन्यू ग्रोथ के अगेंस्ट में कंपनी ने पैट ग्रो किया 66% के आसपास का। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, क्योंकि देखो इनका कोई खर्चा तो है नहीं है कि इन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया और उसके बाद अपने फिक्स्ड रिलेशनशिप मैनेजर रख लिए। देखो, आप जब अल्ट्रा एच को केटर कर रहे हो ना, तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो आदमी पैसा बना के बैठा है और वो आपको पैसा दे रहा है, इसलिए आपको आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। वो कोई कोई कुछ भी मेहनत नहीं करेगा। वो जाके स्क्रीन पे सौदा नहीं मारेगा, वो आपके पास नहीं आएगा, आपसे कोई चीज पूछेगा नहीं। सारी की सारी जानकारी आपको उसको देनी पड़ेगी, आपको सारी की सारी सर्विसेज उसको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर बैठाओगे। जैसे आपका बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, वो तो आपको खैर परेशान ही करता है। बट इनका रिलेशनशिप मैनेजर आपकी मदद करता है। वो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके हो गया हो, आपके टैक्स को लेके हो गया हो, किसी भी चीज से रिलेटेड जो आपका पैसे से रिलेटेड है, उसके बारे में इनका रिलेशनशिप मैनेजर आपको मदद करेगा। तो इनके लिए क्या खर्चा आ रहा है। एक तो हमने प्लेटफॉर्म बना लिया, उसका खर्चा आ रहा है। दूसरा खर्चा आ रहा है रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी का खर्चा। और यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। अब देखो, सपोज कोई कंपनी है, सपोज कोई रिलेशनशिप मैनेजर है जो 10 लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बना के बैठा है इस कंपनी की तरफ से। तो जब जब फर्स्ट टाइम वो फैमिली आया था, या वो कोई एक इंडिविजुअल आया था कंपनी के साथ एसोसिएट होने, तो वो कंपनी के ब्रांड पे आया था, वो वेल्थ फर्स्ट के नाम से आया था। बट उसके बाद वेल्थ फर्स्ट का काम खत्म हो गया, वेल्थ फर्स्ट ने उसको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन कर दिया। और उसके बाद वेल्थ फर्स्ट का काम खत्म हो गया। वो आएगा जरूर अपना, अगर उसका पोर्टफोलियो अगर वेल्थ फर्स्ट की वेबसाइट पे दिख रहा होगा तो वो देखेगा। वो कोई साल में एक दो बार वेल्थ फर्स्ट के ऑफिस में फोन कर लेगा। बट उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन है, 99% के आसपास का कम्युनिकेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसके और आरएम के बीच में। तो आरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, कि उसको एक तो अपना सारा का सारा दिमाग चलाना है कि भाई इस आदमी को मैं क्या चीज रिकमेंड करूं। और दूसरी चीज उस पे ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी उस आदमी के पास, उस आदमी की इस आरएम के पास ही है। तो सपोज कल को ये आरएम ये कंपनी छोड़ के चला जाता है, वेल्थ फर्स्ट छोड़ के चला जाता है, और वो 10 क्लाइंट मैनेज कर रहा है। तो हो सकता है वो 10 में से 3-4 क्लाइंट ले जाए, क्योंकि क्लाइंट को तो ये लग रहा है ना कि भाई सारी की सारी सर्विसेज मेरे को प्रोवाइड करी जा रही थी। जब वो आया था तब तो ब्रांड नेम पे आया था, वो वेल्थ फर्स्ट के नाम से आया था। बट आने के बाद सब कुछ तो मैनेज किया उस आदमी ने। तो उसको उस आदमी पे भरोसा है, उस रिलेशनशिप मैनेजर पे भरोसा है कि भाई तू सही काम कर रहा है,
अब हो सकता है वो जहाँ से रिडीम कर रहे हैं इनके पास से हट जाए और उस व्यक्ति के पास चला जाए, तो इनका आइटरेशन रेट भी देखना पड़ता है, कहीं कोई आरएम भाग भाग के तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो भाग के जाएगा इसका मतलब वो आपका एजीएम भी लेके जा रहा है। तो ये चीज भी हमें देखनी है। तो ऑल इन ऑल इनका इनका इनकी इतनी कहानी कर रही है, बट नंबर छोटा सा यही है कि इनके आरएम भाग नहीं रहे, इनके अच्छे आरएम है, इन्होंने ढंग से पैसा देके उनको बिठा रखा है, उनको छोड़ने नहीं दे रहे, भगने नहीं दे रहे हैं। तो जो क्लाइंट है वो आरएम के साथ नहीं भग रहा, वो अभी भी वेल्थ फर्स्ट के साथ ही बना हुआ है। अब अगर इनके एसेट अंडर एडवाइजरी की बात करें, क्योंकि देखो कोई म्यूचुअल फंड तो है नहीं इस कंपनी का कि एयूएम की बात करेंगे, हम एयूए की बात करेंगे कि भाई ये कितने कितने हजार करोड़ का इन्होंने एडवाइस कर दिया है कि इतना हजार करोड़ आप इधर डाल दो, इतना हजार करोड़ आप इधर डाल दो, इतना हजार करोड़ आप इधर डाल दो। तो हमें वो चीज देखना है। तो जो जो एसेट अंडर एडवाइजरी है दैट वाज अप 36% ऑन अ वाई वाई लेवल, और इन्होंने क्लाइंट एडिशन रेट किया एट 9% ऑन अ वाई वाई लेवल। देखो अब आप इस नंबर को कंपेयर करोगे 5 पैसा या आईएफएल सिक्योरिटीज या एंजल वन के नंबर के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। देखो वो है डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो पूरे हिंदुस्तान को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वॉल्यूम वाला गेम खेल रहे हैं, खेल ये भी वॉल्यूम वाला गेम रहे, बट इनका कहानी थोड़ी सी अलग है। ये एकदम क्रीम लेयर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हिंदुस्तान में 40% से तो अमीर लोग बढ़ नहीं रहे ना। ऐसा तो है नहीं ना कि 40% की रेट ऑफ ग्रोथ आ रही है एचएनआई बनने की, तो कि भाई हर साल 40% के हिसाब से हमारी कंट्री में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बनते जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए इनका क्लाइंट एक्विजिशन रेट अगर 9% भी है तो बहुत बेहतरीन नंबर है, क्योंकि आप देखो अगर एक क्लाइंट आएगा तो कम से कम वो आपके पास 10-12 करोड़ रुपए का 10-12 करोड़ रुपए का एयूएम लेके आएगा, मतलब एडवाइजरी एसेट लेके आएगा, कि आप उसको बताओगे कि भाई आपने प्रॉपर्टी में डाल रखा है, इसमें से प्रॉपर्टी में से लिक्विडेट करके आप सपोज म्यूचुअल फंड में डाल दो या डायरेक्ट इक्विटी में डाल दो, तो आप आपके पास एक ही क्लाइंट से बहुत सारा पैसा आ रहा है। वहीं जो दूसरे हमारे डिस्काउंट ब्रोकर है उनके पास एकदम खाली क्लाइंट आते हैं, मतलब आप देखोगे, डेटा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रोकर के पास 40-40 50-50%, 60-60% ऐसे अकाउंट पड़े हैं जिनके अंदर 10,000 रुपए भी नहीं। तो अब ठीक है, मतलब अलग अलग सेगमेंट है, तो इनको उन उन लोगों की ग्रोथ से कंपेयर नहीं करा। यहाँ पर 9% के आसपास का भी क्लाइंट एडिशन रेट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नेट इनफ्लो की बात करें तो 13% से इंक्रीज कर गए। तो अब देखो क्लाइंट एडिशन कितना हुआ 9%, और इनफ्लो कितना बढ़ गया 13%, तो मतलब ऑल इन ऑल बहुत बहुत बढ़िया, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इनके सेगमेंट्स देख लेते हैं, तो इनके 5 मेजर सेगमेंट्स है। अगर मैं बात करूं, एक तो है इनका म्यूचुअल फंड प्लस पीएमएस। तो म्यूचुअल फंड में तो क्या करते हैं कि रेकमेंड करते हैं कि भाई आप एचडीएफसी का मिड कैप फंड लाके जाके खरीद लो, आप एक्सेस का ये वाला फंड खरीद लो, आप डीएसपी का ये वाला फंड खरीद लो। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा पीएमएस वाला क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जो रिलेशनशिप मैनेजर इनके पास बैठे हुए हैं, वो अपने क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि भाई आज हमें एचडीएफसी बैंक बेचना है, आज हमें एसबीआई खरीदना है, आज हमें आईसीआईसीआई बेचना है, आज हमें पीएनबी खरीदना है, वो जो भी माथा फोड़ी है वो लोग करता है। तो एक ये पीएमएस सर्विस है, ये कंट्रीब्यूट करता है मेजोरिटी पोर्शन, ये करीबन 48% ऑफ द टोटल एसेट अंडर एडवाइजरी कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी यहीं से आता है। जब ऑब्वियसली बात है, जब सारा का सारा यूए हमारा इसी के अंडर होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी इसी वाले सेगमेंट में से आएगा। तो ये 48% का कंट्रीब्यूशन करता है, और इसमें ग्रोथ देखने को मिला हमें 65% का ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर मैं दूसरे सेगमेंट्स की बात करूं तो 20% आता है इनका डायरेक्ट इक्विटी से, और डायरेक्ट इक्विटी वाला बढ़ा 42% ऑन अ वाई वाई लेवल, ऊपर वाला बढ़ा था 65% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस बढ़ा 65% ऑन अ वाई वाई लेवल, कंट्रीब्यूशन हो गया उसका 48%। हमारा डायरेक्ट इक्विटी वाला कंट्रीब्यूट करता है 20%, इंक्रीज किया 42% से। एक बॉन्ड वाला सेगमेंट है, उसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं आया, 6% के आसपास का ग्रोथ आया, बट 30% का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। और देखो बॉन्ड वाले में इसलिए भी ग्रोथ नहीं आया क्योंकि सारे के सारे लोग कह रहे हैं भैया हमें इक्विटी खरीदवाओ, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाओ, हमें शेयर मार्केट में पैसा डालना है, हमें नहीं डालना पॉन्ड्स में, हमें नहीं चाहिए 7-8% का रिटर्न, हमें तो 25-30-40-50% का रिटर्न बनाना है। मतलब अभी तो सबकी यही ख्वाब है ना कि भाई एक साल में यहाँ पर पैसा डबल हो जाता है, या 1.5 साल में पैसा डबल हो जाता है, या कुछ कुछ पीएसयू कंपनी को देख के तो लोगों को लगता है कि 2-2 3-3 महीने में यहाँ पर पैसा डबल हो रहा है, तो यहाँ तो खजाना छुपा हुआ है, हम बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करें। बट ठीक है, वो तो बुल मार्केट की कहानी है, बुल मार्केट में तो सबको बहुत आसान लगता है पैसा बनाना। तो ठीक है, बॉन्ड वाले सेगमेंट में कोई ग्रोथ आया नहीं। अब अगर हम बात करें इनके इनके फाइनली ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला क्योंकि इनका जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस या कॉस्ट टू इनकम की बात कर लो, तो कॉस्ट टू इनकम इनका गिर गया बाय 12%। तो पहले करीबन 32-33% के आसपास हुआ करता था, वो रह गया सिर्फ
वो रहेगा सिर्फ 21% के आसपास। तो मतलब ठीक है, अब यहाँ पर कोई खर्चा तो है नहीं। क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर की फीस के अलावा, एक अपने प्लेटफॉर्म फीस के अलावा कुछ भी खर्चा करना नहीं है। और अगर इनके रिलेशनशिप मैनेजर का एडिशन देखें कि भाई वो पेस कितना बड़ा है, क्योंकि अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत पर्सनलाइज सर्विस देनी पड़ती है आपको क्लाइंट को। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक आरएम 500 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है या 1000 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है, जैसे बैंकिंग के केस में होता है। बैंकिंग में तो काम खराब ही होता है, तो यहाँ पर वो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको हर आदमी को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना पड़ता है, क्योंकि आपको तभी इतना पैसा देगा। वो आपको थाली में पैसा नहीं दे रहा है, उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, रोज बात करना पड़ेगा, उसके डाउट्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, उसके सारे का सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर वो आपको 10 बार फोन करेगा तो आपको 10 बार उठाना पड़ेगा। तो आप हर आरएम के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप 500 क्लाइंट छोड़ दोगे या 1000 क्लाइंट छोड़ दोगे। उसके पास रहेंगे 5 क्लाइंट्स, 7 क्लाइंट्स, 10 क्लाइंट्स, 15 क्लाइंट्स रहेंगे। तो एकदम छोटा नंबर रहेगा। तो इसलिए आपका रेट ऑफ आरएम एडिशन भी देखना पड़ेगा। तो इन्होंने तीन तीन आरएम ऐड कर लिए, 3 आरएम ऐड कर लिए इस क्वार्टर में, तो टोटल नंबर पहुंच गया 31, फ्रॉम 28 टू 31। तो अगर मैं बात करूं तो 10% तो इनका आरएम का एडिशन रेट ही हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल तक। मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम वेल्थ वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। अच्छा चलो, एक और चीज देखो, ये सारी कैपिटल मार्केट्स की कंपनियां, इनको हमें लगातार ट्रैक करना पड़ेगा। अभी जो आपको ये दिख रहा है ना कि बहुत बढ़िया एयूएम का ग्रोथ आ गया, रेवेन्यू में ग्रोथ आ गया, ये बेयर मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। तो इनको ट्रैक करना और भी ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो, जितना भी हम फाइनेंशियल में नॉन लेंडिंग साइड में आ रहे हैं, हमने 5-6 ब्रोकिंग कंपनी पढ़ ली, और ये म्यूचुअल फंड वाली भी 3-4 कंपनी पढ़ ली। मैं सिर्फ एक ही चीज वापस बोलता जा रहा हूँ कि भैया आपको ध्यान रखना है इसी चीज का, कि ये इनको आपको और भी एक्सटेंसिवली ट्रैक करना पड़ेगा, कि भाई जैसे ही बेयर मार्केट आएगा ना, इनकी सबकी हवा टाइट हो जाएगी। ये कोई पैसा नहीं बनाने वाला, क्योंकि अब आप देखो ना, मैं एक ही चीज है कि स्लोइंग पेस ऑफ ग्रोथ इज अ बैड साइन फॉर अ कंपनी। और जब बेयर मार्केट आएगा ना, तब ये सारे फरारी वाले लोग ना बैलगाड़ी में आके बैठ जाएंगे। तो सबकी 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 ऐसी तैसी हो जाएगी, सबकी हवा टाइट हो जाएगी। तो इन सारी कंपनियों को हमें और भी ध्यान से ट्रैक करना है, हमें एकदम देख के चलना है कि यहाँ पर कहीं कोई जरा से भी हमें भनक ना लग जाए कि स्लोइंग पेस ऑफ ग्रोथ है। अगर पेस ऑफ ग्रोथ खत्म हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर, तो हमें भैया हाथ जोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए इन सारी कंपनियों में से, क्योंकि इनका बेयर मार्केट में बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि आप रेवेन्यू दिखाओगे नहीं, ग्रोथ दिखाओगे नहीं, तो आपको जो अभी एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है, आपका पहले प्रीमियम वैल्यूएशन जाएगा, और फिर वो स्टॉक ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।